इस टाइम पर जो यूजीसी के न्यू रूल्स रिवाइज हुए हैं और पुख्ता हुए हैं, उसके ऊपर काफी बवाल चल रहा है नुकमा जी, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने ही हिंदुओं के ही खिलाफ कर दिया। पहले मैं आपको हुँ, बता दूं कि उस रूल के अंदर ये एक चीज है कि जितने भी एससी ओबीसी ये सारे जितने कास्ट के लोग थे, ठीक है, इन लोगों को, अब इन लोगों के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेगा, या फिर अगर मैं बोलूं कि किसी ने भी इनको हैरेस करने की कोशिश की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, या फिर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस जी। बात में है कि जो जनरल वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने फेक एप्लीकेशन डाल दिया, कुछ ऐसा हुआ ही ना हो, कोई साजिश में फंसा दिया गया, तो नया जो यूजीसी का रूल है उसके अंदर किसी ने भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि उसके बाद से जो लोग फेक एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या स्टेप लिया जाएगा। ये जो पूरा रूल है ना बहुत ट्रिकी सा है। मैं बोलूंगी कि ये एससी ओबीसी और शेड्यूल कास्ट इन सब के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाल फिलहाल में एक डेटा आया था जहां पर यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमारा जो कास्ट बेसिस पे जितने भी तरीके की क्राइम बढ़ गया है वो करीबन 18% बढ़ गया है हमारी कंट्री के अंदर इस टाइम पर। अभी हमने बहुत जगहों पे ऐसे केसेस भी देखे थे, लेकिन अब इसके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग बस ये कह रहे हैं कि आपने रूल बनाया तो ठीक है, लेकिन आपने जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ भी नहीं रखा। सही बात है कि हुँ। अगर एससी ओबीसी के किसी भी कास्ट के लोगों ने कोई भी झूठा कंप्लेन कर दिया तो इन बच्चों की तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किस किस सोच में थी जब उन्होंने ये रूल बनाया? स्पेसिफिकली जो बीजेपी के बहुत ही अच्छे सहायक है, या फिर मैं बोलूं कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो लोग हैं, वो भी इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जी। इस रूल के बारे में? बिल्कुल शिवी, अगर सबसे पहले बात की जाए यूजीसी, तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कम्युनिकेशन। अब इसके तहत अब एक नया रूल, यानी कि 2012 में जो रूल था उसमें अब चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो केंद्र सरकार है उसे ये लगा कि अब जो रूल्स हैं वो ज्यादा और कठोर या कड़े होने चाहिए, जिससे कि जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है वो ना दिखे। अब इसी को लेकर ये यूजीसी का जो बिल था उस पर संशोधन किया गया। अब सबसे बड़ी बात, पहले ऐसा होता था कि इसमें सिर्फ एससी और एसटी के खिलाफ, जैसे कि किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, या फिर कोई भेदभाव हो रहा है जातिगत तरीके से, तो उसके तहत कार्रवाई होती थी, उसकी शिकायत होती थी और उस पर एससी एसटी एक्ट लागू होता था। लेकिन अब इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को जोड़ दिया गया। तो जो सवर्ण थे, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई ओबीसी को भी आपने इसमें ऐड कर लिया, जबकि ओबीसी को ऑलरेडी पहले से ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है। अब इसके तहत यहाँ पर एक टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल टकराव की सबसे बड़ी जड़ क्या है? टकराव की सबसे बड़ी जड़ यहाँ पर से शुरू होती है कि एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं या जातिगत भेदभाव होता है, तो पहले ये होता था कि 2012 का जो नियम है उसके हिसाब से कि अगर कोई जाति सूचक शब्द कहा जाता था और उसके आरोप लगते थे, शिकायत होती थी, जिसकी ओर से शिकायत होती थी, अगर वो शिकायत झूठी हो जाती थी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाती, यानी कि अगर आप झूठा आरोप लगा रहे हैं तो आप पर भी कार्रवाई होगी, आप बच नहीं सकते। सही बात लेकिन है। नए नियम में ये सब कुछ को दरकिनार कर दिया है, और इसी का विरोध जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दूसरी चीज ये है कि चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर जो सरकारी यूनिवर्सिटी हो, वहां पर एक इक्विटी सेल का निर्माण किया गया। अब ये इक्विटी सेल में अगर बात करें तो सभी जो शिक्षक है या फिर जो प्राचार्य है, जो स्टूडेंट है, उसकी प्रॉपर एक टीम बनाई गई है जो कि कॉलेज में जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन पर नजर रखेगी। अब इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें से एक भी ये इक्विटी सेल में मौजूद नहीं रहेंगे। नहीं तो है। ऐसे में भेदभाव को कैसे कोई पहचानेगा? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर वो लोग पूरे टाइम नजर रखे रहेंगे, हमें नहीं पता कि इक्विटी सेल, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल ला दिया है कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां पर इक्विटी सेल रहेगी। तो ऐसे में अगर कोई शिक्षक मान लो पढ़ा भी रहा है, तो कई बार होता है कि आप कहीं ना कहीं एक सख्ती दिखाते डांट हैं, देते हैं या तो कुछ भी हो जाते हैं। उस शिक्षक को, उसके दिमाग में तो यही रहेगा कि भाई अगर मैंने ज्यादा जोर से चिल्ला दिया और गलती से जाति सूचक चीजें अगर इनको महसूस होने लगी और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, एससी एसटी ओबीसी का एक्ट लगा दिया, तो भाई मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। तो वहां पर भी हो जाएगा। उसके साथ ही जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनका ये भी कहना है
कि अगर हम एक कॉलेज में साथ में पढ़ाई कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, और इस हम्म। दौरान कई बार होता है कि हम उस समय जाति या फिर अगर हम बात करें तो हम कास्ट को नहीं देखते हैं, हम सीधे एज अ फ्रेंड एक दूसरे से बात करते हैं, और कई बार ऊंच नीच भी हो जाती है। अगर इसी दौरान अगर किसी हाव भाव को लेकर या फिर लैंग्वेज को लेकर उन्होंने SC ST एक्ट लगा दिया, तो भाई हम तो, हमारा करियर तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो संशोधन किया गया है, इसे और ठीक करने की जरूरत है, और इसी के तहत तमाम जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। सड़क पर तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारों में, तो कई ऐसे नेता हैं जो कि खुलकर सामने आ रहे हैं और इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक बात याद है शिवी, कि एक समय था जब विष्णु तिवारी, एक व्यक्ति है विष्णु तिवारी, जिन पर SC ST एक्ट लागू हुआ था, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने जाति सूचक भेदभाव की चीजें उन पर लगाई गई थी। अब इसी के तहत उन्होंने 20 साल तक अपनी लड़ाई लड़ी, और 20 साल तक वो जेल में भी रहे। मुझे एक और चीज याद है शिवी, कि विष्णु तिवारी जो कि ललितपुर के रहने वाले थे, और उनके ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया गया, झूठे आरोप में उन्हें फंसा दिया गया, जिसके बाद वो 20 साल तक जेल में रहे। बाप उनके रे। माता पिता हार्ट अटैक की वजह से मर गए, उनके जो भाई थे वो भी हार्ट अटैक की वजह से मर गए, मतलब उनका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। सही बात उन्होंने है। ये पूरी लड़ाई लड़ी SC ST एक्ट के खिलाफ, और उसके बाद में जब पता चला कि भाई इनको तो झूठे आरोपों में फंसाया गया था, उसके बाद में उन्हें बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। जिसके बाद में जब वो बाहर, जेल से बाहर निकल कर आए, 20 साल के बाद जब बाहर आए, तो मीडिया ने उनसे पूछा कि अब आपकी क्या मांग है, अब आपको क्या चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि मुझे मेरी जवानी और मेरा परिवार लौटा दो। मतलब सोच रहे हैं कि एक ऐसा झूठा एग्जैक्टली। आरोप लगा दिया, 20 साल तक वो इंसान निर्दोष था, तब भी जेल में धक्के खाते रहा, और उसके बाद में जब वो बाहर आया तो उस पर क्या बीती होगी। और सबसे बड़ी बात कि उसने इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी जमीन बेच दी, अपना घर गिरवी रख दिया। उसके बाद में 20 साल बाद फैसला आता है कि भाई वो व्यक्ति तो निर्दोष है। तो अब ऐसे व्यक्ति का सोचिए कि उसका भविष्य क्या होगा, और उसके साथ उसका जो परिवार, जो 20 साल का समय था, वो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब उसकी जिंदगी में हाँ। अब बचा तो बचा क्या। तो ये चीजें हमें बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर संशोधन करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की स्थिति को ना देखने को मिले, और कोई और दूसरा विष्णु तिवारी ना बने। बीजेपी के इस पैटर्न से ना हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक वोटर बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पे बीजेपी ने साफ तौर पे अपनाई है। क्योंकि अगर कोई भी चीज आप हम्म। शुरू कर रहे हैं, इसमें एक तरीके का बायसनेस दिख रहा है सिर्फ वहां पे जितने भी SC OBC इन लोगों के लिए है। तो ये जो बायसनेस है ना, ये नहीं दिखना चाहिए अभी, क्योंकि इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं आपको बता रही थी, बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। वो एक ब्राह्मण है, उन्होंने बोला कि जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस टाइम पर भी मुझे ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही थी, और अब मुझे उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जो आके अब एग्जाम दे के इतनी मेहनत करके। एक तो पहली चीज, जनरल कैटेगरी वाले लोग इतनी मेहनत करके इतने कम सीट के कट ऑफ के अंदर घुसते हैं। आधे लोग तो हर जगहों पे उनको प्राइवेट कॉलेजेस लेना पड़ता है, चीजें लेनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि नीट के एग्जामिनेशन में अगर 720 मार्क्स का पूरा पेपर है, उसमें से करीबन अगर 550, चलिए 550 तो ज्यादा कम कर दिया मैंने, 590 तक भी अगर लोग शुरू होते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज आजकल नहीं मिल रहा है। क्या गलती है उस बच्चे की? और यहाँ पे आपने, चलिए एक रिजर्वेशन के लिए, बाबा राव अम्बेडकर की चीजों को मानने के लिए आपने इतना दूर कर लिया, पर इसका एक तरीके से जो मिसयूज हो रहा है ना, वो भी गलत है। एक तो हम पहले सीट के रिजर्वेशन के लिए लड़े, उसके बाद से हम पूरे जी। टाइम इस खौफ में रहे कि कहीं हमारे खिलाफ ना हो जाए। इसीलिए लखनऊ में अभी बीजेपी के जो 11 कार्यकर्ताओं ने रेजिग्नेशन दिया है। तो इस वजह से बीजेपी के अंदर सब भुचाल आया हुआ है, और इसका फायदा उठा रही है समाजवादी पार्टी। बीजेपी अगर हम्म। राजनीतिक तौर पे बोला जाए तो यूपी इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने ये उसके पहले जो ये स्टेप लिया है, ये उनके बहुत खिलाफ भी जा सकता है। क्योंकि ये एक जो हम्म। मैटर है ना, ये पर्सनल अटैक जैसा है। कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी लोग बीजेपी को माने, पर ऐसे मैटर के ऊपर दिक्कत आएगी ही आएगी। बीजेपी के जितने भी जो मेजॉरिटी वोटर्स है वो हिंदू है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी में आपको जनरल कास्ट के ही लोग मिलेंगे। सॉरी। और अगर जी। उस पे भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। अपनी सभा के कुछ बहुत से लीडर्स ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो शेड्यूल कास्ट, OBC और इन सब के अंडर लाई करते हैं। तो ये जो पूरा मैटर है, ये चीज समझा रहा है कि इस मैटर की जो गंभीरता है उसको बीजेपी नहीं ले रही है। और यहाँ पे बीजेपी ने जो इतनी अच्छी अपनी इमेज बनाई थी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, आसाम के इलेक्शन में, तमिलनाडु के अंदर, वो उन्होंने अपनी वोटर हम्म। बैंक पॉलिसी के थ्रू हटा दी। अभी मैं सुबह ही पढ़ रही थी कि इतने ढेर सारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि
कुछ-कुछ की बीजेपी ने क्या सोच के ये स्टेप लिया है, क्यों लिया है और जिन भी लॉ मेकर्स ने ये बनाया है, वो क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, आगे जाके स्टैम्पीड की सिचुएशन बन सकती है और ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। देखिए हमारे आस-पास जितनी बिल्कुल। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, उन सब में ऐसे ही छोटे-छोटे प्रोटेस्ट हो गए, एक बड़ा प्रोटेस्ट हो गया और उसके बाद से गवर्नमेंट में इतनी इश्यूज़ आई, गवर्नमेंट गिरा दी गई। बांग्लादेश में अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट राइट्स, स्टूडेंट रिजर्वेशन पर ही एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और वो कहाँ पहुँचा। वैसे भी ट्रम्प हमारे खिलाफ चल रहे हैं इस टाइम पे, तो बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे देश में ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो ही ना हो, क्योंकि अभी हमारे जो इंटरनेशनल दुश्मन देखिए, है अगर बहुत सबसे बढ़ बड़ी गए बात हैं। कहते हैं तो एक लोकतांत्रिक देश के लिए हाँ, प्रोटेस्ट सबसे अच्छी चीज होती है जनता वो के लिए। सही बोल उससे रही हैं पता आप। चलता है कि देश में किस तरीके से आवाज उठाई जा सकती है और गवर्नमेंट को ये फील भी होता है कि भाई आज आम जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आप कोई चीज उनके खिलाफ कर रहे हैं तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। लोकतंत्र की यही खूबी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें इक्वालिटी की, आप कहते हैं कि समानता होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये चीज कही थी कि बटोगे तो कटोगे। यानी हुँ, कि बांटना नहीं है बल्कि सभी हिंदुओं को एक होना है। लेकिन अब एक बार फिर से यूजीसी आप लेकर आ गए, उसमें संशोधन कर दिया और उसके तहत अब सभी बट रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी एक तरफ है और वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो एक तरफ है। यानी कि बांट तो आपने दिया ही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसमें और चेंजेस होने चाहिए, जिससे कि जो समानता की बात कही जा रही है वो होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अमीरी गरीबी का भेदभाव उसके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। या फिर जातिगत सूचक जो शब्द कहे जाते हैं वो उसको नहीं कहा जाना चाहिए। मतलब साफ बात है कि समानता की चीजें होनी चाहिए और इसी के आधार पर गवर्नमेंट को इसमें और सोचना चाहिए, जिससे कि जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वहां पर बच्चे पढ़ाई कर सके, ना कि इस तरीके की जो दिमाग में उनकी चीजें चलती रहेगी कि भाई मैंने किसी को कुछ बोल दिया और कहीं एससी एसटी एक्ट लग गया तो मेरा क्या होगा। ये चीजें उनके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। यानी कि सुरक्षा की बात यहाँ पर होनी चाहिए और इसी को लेकर मुझे लगता है कि जो सही बोल केंद्र रहे हैं आप। सरकार है हुँ। उसे फिर से इस पर विचार करना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ